हाँ जी, तो कल वाली क्लास में हम जालोर के चौहान पढ़ रहे थे। हमने चौहान पढ़ने शुरू किए थे। हमने पहले सपाद लक्ष्या अजमेर के चौहान पढ़े थे, जिनकी एक ब्रांच बाद में रणथंभौर चली गई, तो हम रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे थे। सांबर वालों की एक ब्रांच नाडोल चली गई, तो नाडोल के चौहान पढ़े। नाडोल वालों की एक ब्रांच जालोर चली गई, तो हमने जालोर के चौहान पढ़े। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब जालोर का 1311 में पतन हो गया था, तो उसके बाद में उनकी एक ब्रांच सिरोही चली गई थी, तो हम सिरोही के चौहान पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं कल वाला फटाफट रिवीजन करवा दूं। आप टाइम गिनना, हम मुझे नहीं लगता हम 5 मिनट लेंगे, उससे पहले पहले हम खत्म कर देंगे इस चीज को। और हमने पढ़ा था कि आपके सबसे पहले जो कीर्तिपाल सोन, पहले नाडोल वाली शुरू किए थे, नाडोल वाली पढ़ लेते हैं आपने। तो नाडोल के चौहान पढ़े थे, तो हम पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण राज, लखन सिंह या लाखा, जो सांभर के राजा वाकपति राज का पुत्र था, जो 960 ईस्वी के आसपास में, 950 के आसपास में यहां से निकला था और 960 में नाडोल के अंदर एक चौहान राज्य की स्थापना कर देता है। और उसने नाडोल के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था, जो आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी कहलाती है। फिर हमने कई, हालांकि बीच में छोटे छोटे कई राजा और पढ़े थे, पर सीधा बड़ा जो राजा था वो था बाद में आपका अलहण, और अलहण के बेटे कीर्तिपाल ने जालोर के अंदर एक स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की थी। कभी ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण वह जाबालीपुर कहलाता था, जो कालांतर में जाल वृक्षों की सीमा से घिरा होने के कारण जालोर कहलाया। परमारों का राज हुआ करता था, उन परमारों को हराकर 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल, जो कि नाडोल की चौहान शाखा का एक व्यक्ति था, जालोर में एक स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करता है। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ था, जो कि सोनगिरी, सोनगढ़, कांचनगिरी या सुवर्णगिरी कहलाता था, इसलिए यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। हम जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी या सोनार किला भी कहते हैं। इस कीर्तिपाल ने चित्तौड़ के राजा सामंत सिंह को हराया था। मोहनोत नैणसी अपनी पुस्तक नैणसी ख्यात में उस कीतु को एक महान राजा कहकर संबोधित करता है। सुंधा पर्वत में उसके लिए प्रयुक्त शब्द राजेश्वर उसकी उपलब्धियों की महत्ता को बताने के लिए काफी है। हम कीर्तिपाल के बाद में उसके बेटे समर सिंह के बारे में पढ़ते हैं, जिसने कि किले के चारों तरफ का परकोटा बनवाया, यहाँ पर एक आर्मरी बनवाई, यहाँ पर कोस बनवाया उसने। हम उसके बाद में उदय सिंह नाम का राजा देखते हैं, जिसने इल्तुतमिश के अधिकार वाले मंडोर और नाडोल को जीत लिया था और गुजरात के राजा लवण प्रसाद को हराया था। इससे पहले समर सिंह अपनी बेटी लीला देवी की शादी गुजरात के राजा भीम सेकंड के साथ करता है। फिर एक राजा चाचिक देव हुए, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तथा ये उपाधि सत्य भी साबित होती है जब हम देखते हैं कि तुर्क सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और बलबन जालोर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। फिर हम उसके बाद में एक बड़े राजा को देखते हैं, जो राजा था कान्हड़देव। कान्हड़देव सोनगरा के नाम से हम जिसको जानते हैं। और कान्हड़देव के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष हुआ था, जिसके कारण ये थे कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी राजा था और वो रणथंभौर और चित्तौड़ पर अधिकार कर चुका था, तो अब जालोर बचा था। जालोर दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से दक्षिण भारत जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। सुल्तान की सेना जब 1298-99 में गुजरात पर अटैक के लिए जा रही थी, तो कान्हड़देव ने उन्हें जाने का रास्ता नहीं दिया था। हमने यह भी पढ़ा था कि सुल्तान की सेना जब उलूग खान के नेतृत्व में सोमनाथ के मंदिर को लूटकर वापस आ रही थी, तो कान्हड़देव के सेनापति जेता देवड़ा ने उन पर अचानक आक्रमण कर सोमनाथ के शिवलिंग मंदिर के टुकड़ों को छीनकर 5 अलग अलग स्थानों पर 5 शिव मंदिरों की स्थापना की थी। फरिश्ता कहता है कि 1305 में सुल्तान ने आइनुल मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आइनुल मुल्तानी कान्हड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया, लेकिन एक दिन वहां दरबार में सुल्तान द्वारा ही चुनौती देने पर कि हिंदुओं में से कोई भी राजा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, कान्हड़देव को गुस्सा आया, उसने उस चुनौती को स्वीकार किया और पुनः जालोर आ गया था। मोहनोत नैणसी लिखते हैं कि यहाँ पर कान्हड़देव नहीं बल्कि उसका बेटा वीरमदेव गया था, जिसके प्यार में शहजादी फिरोजा पड़ गई थी और शहजादी फिरोजा वीरमदेव से शादी करना चाहती थी। वीरमदेव ने इसके लिए मना कर दिया, अतः यह भी इस आक्रमण का कारण बना था। अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण करने से पहले सिवाना को जीतना जरूरी समझा, क्योंकि सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। 1308 में वह सिवाना पर आक्रमण करता है। सिवाना उस समय कान्हड़देव सोनगरा के 2 बहादुर भतीजों सोमदेव सोनगरा और सातलदेव सोनगरा के कब्जे में था। मजबूत रक्षा पंक्ति की वजह से तुर्क सेना सिवाना जीत नहीं पाई, बल्कि उसे अपने नाहर खान जैसे सेनापति से हाथ धोना पड़ा। लेकिन एक भाईल सैनिक के विश्वासघात के कारण किले के दरवाजे खोलने पड़े और सातल और सोम सिवाना का पहला साका करते हैं तथा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सुल्तान सिवाना पर कब्जा करके इसका नाम बदलकर खेराबाद कर देता है और कमालुद्दीन दुर्ग को यह किला दे देता है। सिवाना की
जीत के बाद तुर्क सेना के हौसले बढ़ गए तथा उसने बाड़मेर, सांचौर और भीनमाल को लूटना शुरू कर दिया। उसने सांचौर के महावीर जी के मंदिर को तोड़ दिया और विद्याकालीन के अंदर भीनमाल को उजाड़ के रख दिया। कानड़देव सोनगरा ने अपने आसपास के गांव के लोगों से आह्वान किया कि आइए और इस तुर्क सेना के खिलाफ लड़िए। उस कानड़देव सोनगरा की सेना ने तुर्कों को वहां पे खूब छकाया, खूब भगाया और फाइनली मेड़ता के पास मालकाना के युद्ध में तुर्की सेना के सेनापति शम्स खान को उसकी पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर सुल्तान ने कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। बिक्का दहिया नामक व्यक्ति के विश्वासघात की वजह से 1311 ईस्वी में कानड़देव और वीरमदेव सोनगरा को जालोर के अंदर साका करना पड़ा। उस विश्वासघाती बिक्का दहिया को उसकी पत्नी हीरा दे द्वारा मार दिया गया। सुल्तान जालोर पर कब्जा कर लेता है, जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है। यहां पर अलैया तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवा देता है। केवल कानड़देव सोनगरा का एक भाई मालदेव सोनगरा जीवित बचा था, जिसे सुल्तान अपने साथ दिल्ली ले गया था तथा हम पढ़ते हैं कि कालांतर के अंदर उसे चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया गया था। पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा रिवात नामक 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है। फिरोजा अलाउद्दीन की पुत्री थी जो वीरमदेव से प्रेम करती थी, जिसकी धायमा गुलविहिस्त थी, जो जालोर में वीरमदेव को समझाने के लिए आई थी कि तुम उससे शादी कर लो। इतना कल हमने कुछ पढ़ा था। 1311 में जैसे ही जालोर का पतन होता है, यहां से उन जालोर वाले चौहानों की एक ब्रांच जिसे देवड़ा कहा जाता है, उनका एक व्यक्ति लुम्बा यहां से निकलता है और वो सिरोही की तरफ चला जाता है और वहां पर एक नए राज्य की स्थापना करता है। इसलिए हम जो अगले राजा पढ़ेंगे वो हम सिरोही के चौहान पढ़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जालोर में जो राजा हुआ था उदय सिंह, उस उदय सिंह का एक भाई था मान सिंह, उस मान सिंह से जो ब्रांच निकली थी वो देवड़ा चौहान हो गए। इसलिए यहाँ पर जो राजा थे वो चौहान थे, पर चौहानों की जो ब्रांच थी उस ब्रांच को कहेंगे देवड़ा। याद रहे, कोई आपसे पूछे कि सिरोही में कौन से वंश का शासन था, बेहिचक कहना चौहान। कोई पूछे कि वो चौहानों की कौन सी ब्रांच थी, तब कहना देवड़ा। वंश वही चौहान है, उसकी एक शाखा अलग हो गई। जैसे जालोर वाले चौहान सोनगरा हो गए थे, वैसे ही जो सिरोही वाले चौहान थे वो देवड़ा हो गए थे। जालोर से ही गए थे। जालोर का पतन, जालोर डिक्लाइन 1311 में करता है, सिरोही वाली शाखा 1311 में शुरू होती। वह जो पहला व्यक्ति गया था वो लुम्बा था। 1311 ईस्वी में जालोर के पतन के बाद यहां से निकलता है। कहां जाए? आगे की ओर बढ़ा तो आबू और चंद्रावती, जो सिरोही के 2 भाग थे, आबू और चंद्रावती, वहां पर परमारों का राज हुआ करता था। ये बेल्ट परमारों का था। यहाँ पर वो उन परमारों को हराता है और आबू और चंद्रावती पर कब्जे कर लेता है। 2 इलाके जीत लिए उसने। एक आबू जीता था और एक चंद्रावती जीता था। किसको हराकर जीते गए? तो परमारों को हराकर जीते गए। परमारों को हराया जाता है। यहाँ पर राजधानी किसको बनाए? तो उसने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाई। वापस क्वेश्चन है, सिरोही के देवड़ा चौहानों का राज्य स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? लुम्बा देवड़ा। उसने ऐसा कब किया? 1311 में। किसको हराकर किया? तो परमारों को। कौन कौन से एरिया एक्वायर किए? आबू एंड चंद्रावती। कैपिटल किसको बनाई गई? चंद्रावती को बनाया गया था। कहां से गया था वो? तो जालोर से ही गया था। सारी बातें याद रखें। कई साल तक चंद्रावती उनकी राजधानी का काम करती रही। कालांतर में लगा कि यार नहीं, राजधानी थोड़ी चेंज होनी चाहिए, तो एक राजा शिव भाण नाम करके राजा आया और इसने 1405 में शिवपुरी नाम की एक जगह पड़ती है सिरोही के अंदर ही, इसको अपनी राजधानी बना लिया था। शिव भाण ने अपने नाम पर शिवपुरी नाम की एक नई राजधानी बना ली थी कि यार ये वाली राजधानी बना ली थी। थोड़े साल तक ये राजधानी रही। फिर एक और महत्वाकांक्षी राजा है सहसमल, जिसे लगा कि नहीं यार, शिवपुरी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं है, वो बीमार वगैरह रहने लग गया वहां पर। इसलिए उससे थोड़ा सा आगे और बढ़ता है और 1425 में एक नए शहर की स्थापना करता है, सिरोही। और नया शहर जो बना था वो शहर था सिरोही। सरनवा की पहाड़ियों में एक छोटा सा नया शहर बनाकर उसे राजधानी बनाया सहसमल ने, जिस शहर का नाम था सिरोही, जिसके बारे में मेलिसन अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि सिरोही राजपुताने का वह शहर है जो न कभी मुगलों के अधीन रहा, न कभी राठौड़ों के अधीन आया, न कभी उसने मराठों को टैक्स दिया था। ऐसा मेलिसन ने सिरोही के बारे के अंदर लिखा। सरनवा की पहाड़ियों के अंदर वो शहर बनाया गया था
इसलिए वहां पर सरनवा की पहाड़ियों में भगवान शिव का एक मंदिर बना हुआ है, सारणेश्वर का मंदिर। हम आगे जब मंदिर पढ़ेंगे तो सारणेश्वर मंदिर की और बात करेंगे। इसलिए सिरोही के जो भी देवड़ा चौहान राजा हुए थे वो सारणेश्वर महाराज को बहुत ज्यादा मानते थे और अपने सभी कागज पत्रों पर जिस प्रकार मेवाड़ वाले एकलिंग जी का नाम लिखा करते थे, ये सारणेश्वर महादेव का नाम लिखा करते थे। हालांकि हमने पढ़ा था कि एक सारणेश्वर महादेव का मंदिर मैंने आपको उदयपुर के अंदर भी पढ़ाया था, जिसके अभिलेख की बात की थी, जो किसी समय वो अभिलेख का जो टुकड़ा था वो आहड़ के वराह मंदिर के अंदर लगा हुआ था, ऐसी बातें मैंने बताई थी। पर एक सारणेश्वर महादेव का बहुत फेमस मंदिर जो है वो सिरोही के अंदर भी है। मंदिरों में हम और बात कर लेंगे। उस पहाड़ी का नाम याद दिलवा रहा था तो मैंने कहा कि याद रखना चाहिए आपको। तो 1425 में इसको सिरोही की स्थापना कर देता है। जब मैं ये बोलता हूं कि 1425 में सिरोही की स्थापना कर देता है, तब यदि आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1559 उदयपुर, 1459 जोधपुर, 1488 बीकानेर और आपके 1113 अजमेर। यदि ये दिमाग के अंदर ये सरणियां आपके स्थापित होती, इंडेक्सिंग होती, इसका मतलब तो पढ़ रहे हो, वरना देखना कि नहीं पढ़ रहे हो। और जब मैं बोलता हूं कि सहसमल, जैसे ही मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कभी सहसमल ने कुंभा के खिलाफ गुजरात की सेना की सहायता की थी, इसलिए कुंभा ने अपने सेनापति नरसिंह डोडिया को भेजकर इसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। यदि ये दिमाग के अंदर आता है तब तो पुराना रिवीजन हो रहा है, पढ़ पा रहे हैं। यदि ये दिमाग के अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से। केवल कहानियों के मजे आते हैं आपको, बाकी पढ़ने वाला मामला थोड़ा डावाडोल है। तो इस पे भी ध्यान दिया जाए कि ये चीजें दिमाग में आती है कि नहीं आती है, क्योंकि ज्यादातर बातें हमारी पढ़ी हुई। लुम्बा 1311 में परमारों को हराकर आबू चंद्रावती पे कब्जा करता है, चंद्रावती को राजधानी बनाता है। शिवभान 1405 में एक नई राजधानी शिवपुरी की स्थापना करता है। 1425 में सहसमल सरनवा की पहाड़ियों में सिरोही नाम के एक नए नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बना लेता है, जिसके बारे में मेलिसन कहते हैं कि वो राजपूताने का ऐसा शहर है जिस पर ना कभी मुगल, ना कभी राठौड़ और ना कभी मराठे कब्जे कर पाए थे, ऐसा मेलिसन ने कहा था। आगे वाले राजा जगमाल, मैंने कहीं दो कहानियां बताई होगी या कोई दो बातें की होगी, वहां पर जगमाल का फिर नाम है। मैंने जगमाल का एक जगह नाम यह बताया था कि उडना राजकुमार पृथ्वीराज जो था उसकी बहन थी आनंदाबाई, और आनंदाबाई की शादी जगमाल देवड़ा के साथ में की हुई थी। जगमाल देवड़ा आनंदाबाई को परेशान करता था। एक बार पृथ्वीराज, उडना राजकुमार पृथ्वीराज इसको समझाने के लिए आया था और इसको डांटा फटकारा। उसका तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, पर कहते हैं जब वो उडना राजकुमार पृथ्वीराज समझा बुझाकर दूसरे दिन जब जा रहा था तो इसने विष भरे लड्डू, जहर युक्त लड्डू अपने उस साले को दे दिए थे। उडना राजकुमार पृथ्वीराज उन जहर भरे लड्डुओं को खाने से मर जाता है। हम पढ़ते हैं कि कुंभलगढ़ के किले में उसकी 12 खंभों की छतरी बनाई हुई है जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया गया हो। एक बात और मैंने आपको बताई होगी कि जब मैं मालदेव पढ़ा रहा था तो कि मारवाड़ के मालदेव के पिता का नाम गंगा था और उसकी माता का नाम पद्माबाई था, जो कि सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। दो बातें मेरी आपको बताई हुई है। एक बात और याद रखनी, पहले भी नहीं पढ़ी थी, यहां पर पढ़ लेंगे। अब 1474 में मेवाड़ के राजा हुआ करते थे रायमल। इसकी रायमल की बेटी के साथ ही शादी हो रखी है। रायमल के बेटे थे पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। आनंदाबाई भी इनकी बहन ही है। रायमल के टाइम में 1474 में दिल्ली के एक सुल्तान था बहलोल लोदी, अफगान था, और बहलोल लोदी आक्रमण कर देता है। जब 1474 में मेवाड़ के राजा रायमल पर बहलोल लोदी ने आक्रमण किया था, उस समय जगमाल देवड़ा जो कि सिरोही का राजा है, ये रायमल की सहायता करता है और ये बहलोल लोदी की सेना को यहां से वापस भगा देते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि दिल्ली के सुल्तान को मेवाड़ के राजा रायमल ने सिरोही के राजा जगमाल की सहायता से हराकर वापस भेज दिया था। इतिहास की किताबों में युद्ध का जिक्र तक नहीं है। हम एग्जैक्टली जानते भी नहीं कि कहां पर वो युद्ध क्या हुआ था, बस इतनी सिरोही पढ़ते हैं तो ये घटना मात्र हम पढ़ लेते हैं। पर याद रहे, कोई पूछेगा कि बहलोल लोदी वाले आक्रमण में रायमल की सहायता सिरोही के कौन से राजा ने की थी, तो जगमाल देवड़ा ने की थी। बाकी दो बातें अपने को पता है। जब मैं इधर अखेराज देवड़ा लिख रहा हूं तब भी आपके दिमाग में एक बात फिर आनी चाहिए कि जब खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता करने वाले राजाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट हमने पढ़ी थी, तो उस लिस्ट के अंदर एक नाम अखेराज देवड़ा भी था, जो सिरोही का राजा था। एक तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसने खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था, सांगा का साथ दिया जाए। और इसको भी कहते हैं कि बड़ा युद्ध प्रेमी राजा था और उडना राजकुमार पृथ्वीराज की तरह ही युद्ध किया करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार घूमते हुए युद्ध किया करता था, इसलिए इसे भी उडना अखेराज कहा जाता। तो या तो मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज को उडना राजकुमार कहते हैं, या सिरोही के देवड़ा राजा
अखेराज को उडना अखेराज कहा जाता है। तो दोनों की उपाधियां उडना मिलती है। उडना का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं कि तीव्र गति से आक्रमण, द्रुत गति से आक्रमण, बहुत तेज जाया करते थे, इधर उधर रैपिडली मोशन हुआ करता था, तो वो उडना नाम पड़ गया। उड उड के जैसे आक्रमण कर रहे हो। छोटे छोटे राजा, कोई सीधे सीधे फैक्ट याद रखने वाले, ज्यादा कोई कहानियां है नहीं, कुछ बातें पहले पढ़ी हुई थी जिनको कंपाइल करना है यहाँ पे। जगमाल के बारे में फिर बता दूं कि इसकी रानी रायमल की बेटी उडना राजकुमार पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई थी, और इनमें आपस में कोई बन नहीं रही थी। तो उडना राजकुमार पृथ्वीराज समझाने के लिए आया था। जगमाल को इस बात का गुस्सा आता है कि तू कौन होता है पंचायती करने वाला, जहर देके उसको मरवा देता है। जगमाल की खुद की बेटी पद्माबाई थी, जिस पद्माबाई की शादी इसने गंगा के साथ में की थी, मारवाड़ के राजा। और गंगा और पद्माबाई का जो बेटा था वही मारवाड़ का शक्तिशाली महान सम्राट, जिसे हम हसमत वाला राजा के नाम से, हिंदू बादशाह के नाम से जानते हैं, वो मालदेव था। और इसी जगमाल ने 1474 के रायमल पर बहलोल लोधी के आक्रमण में मेवाड़ की सहायता की थी। अखेराज देवड़ा वह है जिसने 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा की सहायता की थी, और तीव्र गति से आक्रमणों के कारण इसे उडना अखेराज के नाम से भी जाना जाता है। आगे एक बहुत बड़े राजा, महान राजा है सुरतान। कहते सुरतान जब राजा बने तो इनका एक और रिश्तेदार भाई लगे दूर दराज के अंदर, बीजा देवड़ा। कम उम्र में राजा बना सुरतान, तो बीजा देवड़ा भी यहां पर कब्जा करना चाहता था। तो टसल चल रही वहां पे सुरतान और बीजा देवड़ा के बीच में, कहीं ना कहीं खींचतान चले। सुरतान हालांकि राजा बन गया, पर बीजा देवड़ा के भी मन में क्या, मैं शासक बनूं, महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहा था, पर दिल मांगे मोर वाली बात। इसी दौरान बीकानेर के राजा थे राय सिंह, वो सौराष्ट्र जा रहे थे। गुजरात में जो जगह पड़ती है सौराष्ट्र, सोरठ बोलते हैं वैसे तो। राय सिंह सोरठ जा रहे थे। सौराष्ट्र का दो या सोरठ का दो, वही आपके सौराष्ट्र का उस भाषा के अंदर नाम सोरठ रहा होगा। राजस्थानी के अंदर तो एक दोहे का प्रकार भी होता है, इसको सोरठ कहा जाता है। कहते भी हैं कि सोरठियो दोहो बोलो भली मरवणरी बात, तारा छाई रुत भलीन जोबन छाई नार। कि दोहों में सबसे अच्छा कोई दोहा है तो वो सोरठ वाला जो दोहा होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। सोरठिये दोहे बोले जाते हैं। सोरठे हम पढ़ते हैं राज्य के, सोरठे आगे हम और पढ़ेंगे। सौराष्ट्र जा रहे थे राय सिंह जी, सिरोही के अंदर वो रुके। सुरतान भी मिलने के लिए गया, बीजा देवड़ा भी मिलने के लिए गया उनसे, और बीजा देवड़ा ने राय सिंह जी को कहा कि यार आधा सिरोही मुझे दिलवाओ यार, मैं भी बराबर का अधिकारी हूं। इन्होंने इसको बना दिया सुरतान को, पर यार राज्य वगैरह तो मैं देखता हूं, आधा मुझे दिलवा दो, और आप मुझे दिलवा दोगे आधा, तो मैं आपकी सेवा करने के लिए, बादशाह की सेवा करने के लिए पूरा तैयार हूं। उधर सुरतान आया, सुरतान ने बात कही कि यार ये बीजा देवड़ा हमें तंग करता रहता है। राय सिंह जी ने सुरतान को कहा कि यदि तू आधा राज्य अकबर को दे दे तो बीजा देवड़ा का तो पापा मैं काट दूंगा, और तेरे शांति रहेगी, तू आधे के अंदर अपने शांति से बैठा रहे। सुरतान ने कहा जैसी आपकी इच्छा, यदि आपको यह सही लगता है तो ठीक है। राय सिंह जी ने आधा राज्य लिया और आधा राज्य को अकबर के घोषित कर दिया। अपने 2-4 आदमी वहां छोड़ दिए, भाई अकबर की टेरिटरी अपने संभालो इसको। आधे में सुरतान का निश्चित होके रह तू, और बीजा देवड़ा का इधर अब आया तो देख लेना, टांगे तोड़ेंगे तेरी। और राय सिंह जी ने अकबर को एक समाचार किया कि सिरोही का राजा अपने राज्य में बिगाड़ से बहुत तंग हो रहा था, इसलिए वह बादशाह को अपना आधा राज्य समर्पित करना चाहता है। मैंने वहां पर मुगल थाने की स्थापना कर दी है, आगे जैसी बादशाह की मर्जी हो वैसे कर लेना। दो घटनाएं एक साथ होती है। इधर राय सिंह का यह समाचार मुगल बादशाह अकबर के पास पहुंचता है, उधर मुगल बादशाह अकबर के पास में एक बंदा आया हुआ, प्रताप का छोटा भाई जगमाल। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह मरते समय अपनी भटियाणी रानी धीरबाई के प्रेम में पड़कर अपने बड़े योग्य पुत्र प्रताप को राजा नहीं बनाकर गए, बल्कि अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना गए थे। पर जैसा कि हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ की जनता ने, मेवाड़ के सामंतों ने सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत के नेतृत्व में गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक कर दिया और जगमाल को हटा दिया।
जगमाल पहले तो जहाजपुर चला गया था, जहाजपुर वाले परगने में वहां रहने लग गया था। फिर जब वो मुगल बादशाह के पास पहुंचा और मुगल बादशाह सोच रहे थे कि यार प्रताप का भाई मेरे पास आया है, तो क्यों ना मेवाड़ वालों में फूट डलवा दी जाए, तो इसको यार कोई ढंग की जगह दी जाए। तो ढंग की जगह कौन सी हो? उधर समाचार मिला राय सिंह का कि आधा सिरोही हमने प्राप्त कर ही लिया है। अकबर ने कहा ये मामला ठीक है, और अकबर ने जो आधा सिरोही था वो प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दिया। अब सिरोही में दो राजा है, आधी सिरोही का राजा है सुल्तान, आधी सिरोही का राजा है जगमाल। जगमाल कौन? तो जगमाल आपके प्रताप का जो छोटा भाई है जगमाल, वो है। जगमाल की खुद की शादी भी सिरोही हो रखी थी। अब सिरोही के जो राजा के महल थे उनमें तो सुल्तान रहता, और उसे थोड़ी दूर पे कोई छोटे मोटे कोई कमरिए बने हुए थे, उनमें जगमाल रहता। और एक दिन जो जगमाल की रानी थी, जो सिरोही की राजकुमारी थी, उसने जगमाल के कान भरे और उसने जगमाल को कहा कि राजमहल तो वो है, यहां ढूंढों में लाके पटक रखा है, रहे तो राजमहल मेरे नाम के राजा है, क्या मतलब हुआ? बीजा देवड़ा जिसकी सुल्तान से पहले से नहीं बनती थी और आधा सिरोही नहीं मिलने की वजह से वैसे भी नाराज था, वो जगमाल की साइड में आ गया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और वो और कान भरे, साहब सही है, आप मेवाड़ के धनी थे, ठीक है, परिस्थितियों ने इधर भेज दिया, अरे यूं 2 BHK फ्लैट में रहने लायक थोड़ी हो, आपके तो राजमहल होने चाहिए। और कहते हैं कि एक दिन सुल्तान राजमहलों से कहीं बाहर गया हुआ था, जगमाल ने वहां पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान के सैनिकों ने जगमाल को वहां से भगा दिया, भाग गया से, अरब तो ढूंढे भी नहीं देंगे। जगमाल बेचारा लूटा पिटा यहां से वापस अकबर के पास पहुंचा। अकबर को जाकर मेरे में तो ऐसे की, मैं तो आपका बंदा हूं, आपकी तरफ से अपॉइंट हूं, मेरी बेइज्जती आपकी बेइज्जती। अकबर ने कहा पॉइंट तो है, आक्रमण किया जाए सुल्तान पर। मतलब सुल्तान की इतनी औकात कि सुल्तान इस प्रकार से करे। और उसने कहा सेना लेके जाओ मेरी तरफ से और जाके आक्रमण कर दो उस पर। 3 सेनापति भेजे उसने, एक जगमाल को, अकबर की तरफ से आए हैं सेनापति, जगमाल कौन है? तो प्रताप का भाई। एक राय सिंह, सुनना मेरी बात, राय सिंह कौन? मारवाड़ वाले चंद्रसेन का बेटा। देखो आप भाग्य की विडंबनाएं देखिए कि 1581 में चंद्रसेन पूरी जिंदगी अकबर के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, और उसके चंद्रसेन के मरने के बाद जब अकबर ने उदय सिंह को मारवाड़ का राजा बना दिया, तो चंद्रसेन का तीसरे नंबर का बेटा राय सिंह अकबर के दरबार के अंदर ही चला जाता है, उसका मनसबदार बन जाता है। योग्य बहादुर तो था वो यकीनन। और अकबर ने कहा कि राय सिंह तू जा साथ में, मारवाड़ का है, तुझे सिरोही के आसपास के माहौल का पता भी है, तू जा। एक और सिरोही को कोई देवड़ा जो अकबर के पास में पहले से गया हुआ था, दांती सिंह कोलीवाड़ा, कोलीवाड़ा गांव का नाम पड़ता है। इसको कहा तू जा। जगमाल की सहायता के लिए 2 सेनापति और भेजेगी। ध्यान रखना, पहले सिरोही का बंटवारा करके गए हैं बीकानेर वाले राय सिंह जी, याद रखना, ये कई बार नाम में कंफ्यूज हो जाता है। और बाद में जब सुल्तान से लड़ने के लिए आते हैं जगमाल के साथ, तो चंद्रसेन वाला बेटा राय सिंह आता है और साथ में दांती सिंह कोलीवाड़ा आता है। किससे लड़ने के लिए आ रहे हैं? सुल्तान से लड़ने के लिए आ रहे हैं। सिरोही में उस दत्तानी के मैदान में 1583 के अंदर वो युद्ध होता है। सुल्तान अकबर की उस शाही सेना को, जिसके सेनापति प्रताप का भाई जगमाल, चंद्रसेन का बेटा राय सिंह और कोलीवाड़ा का दांती सिंह आए थे, इनको न केवल उस मैदान में धूल चटा देता है, बल्कि तीनों सेनापति मारे जाते हैं। क्या बेहतरीन लड़े होंगे उस दत्तानी के मैदान के अंदर वो 1583 में।
तब मुझे लगता है कि 1581 तक चंद्रसेन अकबर का पीछा नहीं छोड़ रहा था। अपनी मृत्यु से थोड़े दिन पहले उसने अजमेर वाले नाके को अकबर से मुक्त करवा दिया था। 1582 की उस दिवेर की सर्जिकल स्ट्राइक में प्रताप की सेना अमर सिंह के नेतृत्व में, जिसमें खुद प्रताप भी शामिल था, अकबर के अंकल सुल्तान खान को मार देते हैं और दिवेर पर कब्जा कर लेते हैं, जिसे जमस्टोड मेवाड़ के मैराथन के नाम से जानता है। और 1583 में सिरोही का राजा सुल्तान उस दत्तानी के मैदान में शाही सेना की भयंकर किरकिरी करता है और उसके तीनों सेनापतियों को धूल चटा देता है। तब मुझे लगता है कि इतिहासकारों को इन 3 युद्धों में, इन 3 जगह पे, इन 3 राजाओं में, इन 3 रियासतों में सामंजस्य दिखाई क्यों नहीं देता है। तब इतिहासकार इस बात की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते जब वो कहते हैं कि 1585 के बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई भी अभियान नहीं भेजा। वो भले कितने ही दूसरे इस प्रकार के दावे ठोके कि अकबर उसके बाद अपनी उत्तर पश्चिम सीमा की नीति की तरफ लग गया था, इसलिए इधर ध्यान नहीं दे पाया था, पर यह भी एक बड़ी वास्तविकता है कि अकबर को समझ में आ गया था कि इन राजाओं ने आपस में ऐसे गठबंधन बना लिए हैं कि सब तरफ से मेरे खिलाफ आक्रमण किए जा रहे हैं, मेरे खिलाफ बगावत और विद्रोह हो रहे हैं, इसलिए फंस गए तो मारे जाएंगे। इसलिए इसके बाद उसने आक्रमण वगैरह करने बंद कर दिए थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि जिस प्रकार मेवाड़ के रणखेतों में हल्दी घाटी प्रसिद्ध है, वैसे सिरोही के रणखेतों में दत्तानी को याद किया जाना चाहिए। 1583 के दत्तानी के युद्ध में सिरोही का राजा सुल्तान अकबर की सेना को हरा देता है। तीनों सेनापति मारे जाते हैं, जगमाल मरता है, राय सिंह मरता है और दांती सिंह मरता है। एक इससे जुड़ी हुई और घटना की इस युद्ध में सुल्तान का भी एक अच्छा सेनापति समर सिंह देवड़ा मारा जाता है। कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक चारण कवि थे, दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा नाम करके एक चारण कवि थे अकबर के दरबार में। कवि केवल कविताओं के माध्यम से साहित्य को परिवर्तित नहीं कर रहा था, बल्कि उतना ही बड़ा योद्धा था। और उस दत्तानी के युद्ध में वो शाही सेना की तरफ से लड़ने के लिए आया था। राय सिंह जगमाल और दांती सिंह कोलीवाड़ा के नेतृत्व में जो शाही सेना आई थी, उसमें दुर्सा आढ़ा भी भाग ले रहे थे। युद्ध हुआ, युद्ध में शाही सेना की हार हुई, सुल्तान जीत गया, बची खुची शाही सेना भाग गई। युद्ध के मैदान में शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद में जो घायल पड़े रहते थे, राजस्थान की परंपरा यह कहती थी कि घायल भले ही दुश्मनों के हो भले ही अपने हो, उनको उठाकर लाया जाए, उनकी मरहम पट्टी की जाए, सकुशल उनको वापस पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसा किया करते थे अपने राजस्थान के तमाम राजाओं ने, ये सब काम किए। उस दिन जब सुल्तान के सैनिक उस दत्तानी के मैदान में घायल सैनिकों को संभाल रहे थे, तो उनमें कोई एक बदमाश सैनिक था। वो अपने वाले सैनिकों को तो उठा उठा के बाहर लेके जा रहा था, घायलों को, और मुगलों वालों को देख देख के मार रहा था। उसके हाथ में भाला था और वो देखता कि थोड़ी बहुत जान बची है, धीरे से भाला सेट करता, उसके सल्टाओ रे बेटे, बच गए तो वापस कोई आएंगे। दुर्सा आढ़ा उन मुगल घायल सैनिकों के अंदर पड़े हुए पानी पानी चिल्ला रहे थे, घायल थे, प्यास लगी हुई थी। उसने देखा तो उसने कहा, रुक, मैं पिलाऊंगा पानी, तुम्हें ढंग से पिला दूंगा। उसके पास जाके जैसे ही वो ऊपर हाथ करके उनको मारने लगा, और दुर्सा आढ़ा ने जितनी शक्ति थी उतनी अंदर से बटोरी और बटोर के कहा, अरे रुक, क्या हुआ? उसने कहा, मैं चारण हूं। ऐसा कहा जाता है कि अक्सर जो यहाँ के राजपूत राजा हुआ करते थे, वो चारणों का विशेष सम्मान किया करते थे और उनको मारा नहीं जाता था। वो सैनिक हंसा और सैनिक ने कहा, आधार कार्ड, क्या प्रूफ है? अरे का दुर्सा आढ़ा नाम है, पापा का नाम ये, ननियाल वहां गांव ये। उसने कहा, ना ना ना, ऐसे पल्ले नहीं पड़े बात, तो तू कैसे मानेगा? उसने कहा, देखा, हमारा ये समर सिंह देवड़ा हमारा सेनापति था, तेरे पास में मरा हुआ पड़ा है, लड़ा था तेरे पास में? उसने कहा, हाँ लड़ा था। चारण कवि हो तो इसकी वीरता पर दोहा सुनाओ, फिर छोड़ दूंगा। दुर्सा आढ़ा ने कहा, तू भला साइड मिले, मैं दोहा सुना दूंगा तेरे को। भला साइड मिले, मुझे डर लगता है तू सल्टाएगा कहीं पे, इतने तो मार आया पीछे तू। उसने कहा, लो बाजी एकदम पीछे साइड में, आप तो सुनाओ।
और दुर्साढ़ा कहते हैं उस समर सिंह देवड़ा की प्रशंसा, वाकई वो बहादुर सेनापति इस युद्ध के अंदर कट कट के मरा था, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बाद मरा था। दुर्साढ़ा उसके बारे में कहते हैं, धर रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता सत्रहाण, समर मरण सुधारियों चौहतों का चौहान। कि चौहान समर सिंह ने अपने मरने को सुधार लिया है। इन पहाड़ों तथा इन धोरों को वो अपनी वीरता की कहानियां सुनाकर गया है। उसने शत्रु को इतनी हानि पहुंचाई है कि उसके पोते तक इसकी तारीफें करते सुनेंगे, पाएंगे कि वो अपने पोतों तक को 3-3 पीढ़ियां उसके इस नाम से जानी जाएगी कि वो समर सिंह के बेटे पोते हैं। और उस सैनिक ने कहा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड दुआ, बहुत अच्छा सुनाया, अब आपका आधार कार्ड एकदम अप्रूव किया जाता है। और कहा, लो भाई ये बाढ़ जी है और इनको साइड में लो, अपने बाहर लेके आए उनको, घायल सैनिकों उनको बाहर लेके आ गए। वो राव सुल्तान को जब पता चला कि दुर्साढ़ा जैसे महान कवि उस सेना में घायलों के अंदर मिले हैं, राव सुल्तान सामने चल के गए, दुर्साढ़ा को अपने दरबार के अंदर लेके मरहम पट्टी करवाई, उनको सही करवाया, उनको कहा कि आप यहीं बिराजिए, आपको वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। दुर्साढ़ा उसके बाद राव सुल्तान के दरबार में रहते थे और उन्होंने राव सुल्तान पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, राव सुल्तान रा कवित। तो ये जो राव सुल्तान रा कवित है, ये दुर्साढ़ा की लिखी हुई, तो याद रख लेना भाई दुर्साढ़ा वाली। थोड़ा मैंने दृष्टांत इसलिए बता दिया कि थोड़ी घटनाएं याद रहे अक्सर। हालांकि मैं यही बता देता हूं, जब बात आई गई, कहते हैं कि दुर्साढ़ा जब पहले अकबर के दरबार में थे तो इन्होंने अकबर के सामने महाराणा प्रताप की तारीफ में, कवि वीरता को पूजने वाला व्यक्ति था, और इन्होंने वहां पर महाराणा प्रताप की तारीफ में भी एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम है विरुद्ध छहत्री। विरुद्ध छहत्री नाम की बुक लिखी थी, 2 किताबें। सुल्तान की प्रशंसा में इनकी जो बुक लिखी गई, उस बुक का नाम है राव सुल्तान रा कवित। महाराणा प्रताप की तारीफ में जो बुक लिखी गई, उसका नाम है विरुद्ध छहत्री। विरुद्ध का मतलब होता है उपाधियां, टाइटल्स। उपाधियां जो होती है, टाइटल्स जो होते हैं, उनको विरुद्ध भी बोलते हैं, याद रख लेना आप। छहत्री का मतलब होता है 76, मतलब महाराणा प्रताप की 76 तारीफें की गई है। महाराणा प्रताप के प्रशंसा में 76 दोहे, कपलेट्स लिखे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे से दोहे हैं। आप में से किसी ने कोई सुने भी होंगे कभी। दोहा है कि अकबर ये एक बार दागड़ की सारी दुनी। कहते हैं कि जब भी कोई मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करता, उसकी सेना में लड़ने के लिए जाता, तो उस राजा के जितने भी घोड़े होते थे उन पे मुगल बादशाह अपना चिन्ह लगवा दिया करता। गांव में पशुओं को दागते हैं, ये तो अभी तक होता है, हर परिवार होता है जो अपने अपने पशुओं की निशानी कैसे रखे, हमारी गाय है, हमारा घोड़ा है, हमारी भैंस है, तो दाग लगा दिया, चिन्ह लगा दिया करते, घोड़ा दागना बोलते थे। तो मुगल बादशाह भी अपना जो मुगल निशान हुआ करता था वो घोड़ों पर लगा देता, इसका मतलब ये सारे घोड़े मेरी सेना के हैं। दो है कि अकबर ये एक बार दागड़ की सारी दुनी, अकबर ने एक बार सारी दुनिया के घोड़ों के दाग लगा दिया था। कहने का मतलब वो पूरा भारत जीत लिया था, सारे राजा उसके अंडर में थे, उसने सारे घोड़ों के दाग लगा दिए थे। अण दागल असवार, अण मतलब नहीं, दागल एक पर दाग नहीं लगा, एक असवार मतलब सवार, एक सवार ऐसा था जिसके घोड़े पर दाग नहीं लगा। अकबर ये एक बार दागल की सारी दुनी, अण दागल असवार रयो राण प्रताप सिंह, कि वो राणा प्रताप सिंह एक ऐसा असवार था जिसके घोड़े पर कभी दाग नहीं लग पाया। और दुआ एक बहुत अच्छा सा, अकबर समद अथा, अकबर एक गहरा समुद्र है, अथा समुद्र है, तिहें डूबा हिंदू तुर्क, जिसमें हिंदू और तुर्क सारे डूब के मर गए। अकबर समद था, तिहें डूबा हिंदू तुर्क, मेवाड़ो तीण माय पोयण फूल प्रताप सिंह, पोयण मतलब कमल, लेकिन वो मेवाड़ का प्रताप सिंह उस तालाब में, उस गहरे समुद्र में कमल के फूल की भांति तैर रहा है, हाथ नहीं आया है। ऐसे कई दोहे, कई क्या 76 दोहे उन्होंने प्रताप की तारीफ में लिखे थे। कहते अकबर के दरबार में रहते हुए वहां पर, तो वो उस किताब का नाम है विरुद्ध छहत्री, और एक जो और किताब है वो है राव सुल्तान रा कवित। तो दुर्साढ़ा याद रख लेना, इससे संबंधित, इस युद्ध से संबंधित बात थी तो पूरी याद रह जाएगी। रायसिंह वाला याद रखना, विभाजन करके गए थे बीकानेर वाले रायसिंह, जगमाल की सेना की तरफ से बाद में आए थे, तो वो आए थे बाद में, रायसिंह चंद्रसेन वाला बेटा था। एक इससे संबंधित कहानी और आगे थोड़ी सी बातों को क्लियर करने के लिए कि सुल्तान महाराणा प्रताप
चंद्रसेन, इन तीनों में आपस में गठबंधन था, कहीं ना कहीं एक दूसरे की सहायता कर रहे थे लोग। चंद्रसेन मेवाड़ में कई दिनों तक रहे थे। सुल्तान और जालोर वाला ताज खान दोनों प्रताप की सहायता से यहाँ पर मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। आबू के देवल परमार भी इन्हीं की सहायता से विद्रोह कर रहे थे। जब इस युद्ध के समाचार सुने तो प्रताप बड़े राजी हुए। का सुल्तान ने अकबर की सेना को हराया और उन्होंने कहा कि मेरी पोती की शादी सुल्तान के साथ कर दी जाए। जब ये बात आई तो प्रताप के एक और भाई थे, सगर, सगर नाम के एक भाई थे। उन सगर ने विरोध किया। उन सगर ने कहा कि सुल्तान वह राजा है जिसने अपने भाई जगमाल को युद्ध के अंदर मार दिया है, इसलिए उसके साथ में अपनी राजकुमारी की शादी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन प्रताप ने कहा कि नहीं, जगमाल पहले अकबर के पास चला गया था तो किस बात का अपना भाई हुआ। वीर आदमी सुल्तान है जो अपना साथ देता है, अकबर के खिलाफ लड़ता है, और मैं शादी यही करूंगा। इस बात पे सगर नाराज होते हैं और सगर कहते हैं कि फिर मुझे भाई साहब सीख दीजिए, अपने विचार नहीं मिल रहे, मैं यहां पर नहीं रहना चाहता। महाराणा प्रताप वापस कहते हैं कि चले जाओ भले ही तुम, और मुझे लगता है तुम जब मेवाड़ का नाम लोगे तो तुम्हें बादशाह जागीर भी दे देगा, रख लेगा, पर तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मेरा कहना तो यही है। सगर नहीं माने और सगर भी उसके बाद में अकबर के पास में चले गए थे। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद इधर जब अमर सिंह राजा बन जाता है, उधर अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर राजा बन जाता है, तो जहांगीर ने मेवाड़ के सिसोदियों में फूट डालने के लिए चित्तौड़ का किला कुछ समय के लिए सगर को दिया था। हालांकि सगर जब उस चित्तौड़ के किले के अंदर रहते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा जागती है और उसे लगता है कि नहीं सगर, तुम इस किले में रहने के अधिकारी नहीं हो, तुम इस किले में नहीं रह सकते। भले ही भैया से नाराज होकर चले गए थे, पर इस बात को मानना तो पड़ेगा कि भैया का पक्ष एकदम सही था। वो मुगलों से लोहे बजा रहे थे, भले किन्हीं परिस्थितियों ने तुझे मुगलों के पास भेज दिया हो, पर ये जो किला है ये भैया का था। भले इस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया हो पापा के समय से ही, और अब भैया भले ही मर गए हो, लेकिन ये किला भैया के बेटे के पास होना चाहिए। मेवाड़ के राणा वो है। भले जहांगीर ने मुझे राणा बनाकर भेजा है और मुझे चित्तौड़ सौंप दिया है, पर नहीं। और उस आदमी की आत्मा इतनी जागती है कि एक दिन वो अमर सिंह को बुलाकर चित्तौड़ का किला अमर सिंह को सौंप देता है। उसने कहा भतीजे रख, ये किला तेरा ही होना चाहिए। और सगर इसके बाद यहां से वापस अफगानिस्तान की साइड में कहीं पर लड़ने के लिए, पंजाब साइड में लड़ने के लिए चला गया था। अमर सिंह उस किले पर अधिकार कर लेता है। जहांगीर को जब पता चला खैर काका भतीजा एक हो गए और वो अमर सिंह को किला दे गए, जहांगीर अपनी एक बड़ी सेना वापस यहाँ पर भेजता है। अमर सिंह को लगा चित्तौड़ में पार नहीं पड़ेगी, इसलिए अमर सिंह वापस अपने पहाड़ियों के अंदर आ जाता है। और चित्तौड़ वाला किला फिर 1615 की जो मुगल मेवाड़ संधि है उसके बाद इनको मिल पाया था। पर यह भी एक घटनाक्रम याद रखना कि बीच में एक बार अमर सिंह यहाँ पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि सगर ये किला देके चले गए थे। हालांकि बाद में कहते हैं सगर वापस जब जहांगीर के दरबार में गया, उसे डायलॉग सुनने पड़े कि हमने तेरे को किला दिया था, तूने क्यों दे दिया। सगर बहुत ही किंग करते हुए विमूढ़ की स्थिति, उहापोह की स्थिति का सामना करता है। यार क्या किया जाए, मैं वहां से छोड़ के आ गया, इनके पास रहता हूं, इनके पास भी आत्मा मानती नहीं है, वहां से भी मेरा यूं जमीर गवारा नहीं करता कि वापस उनके पास भी जाके लड़ूं रहूं उनके साथ में। सगर सुसाइड कर लेता है उसके बाद। पर यह घटना यह बताती है कि महाराणा प्रताप ने अपने भाई की नाराजगी झेल ली, पर वो सुल्तान को सहायता कर रहे थे। उन्हें लगता था कि यार दूरगामी यह है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे तो अकबर के खिलाफ ज्यादा अच्छे से लड़ पाएंगे। तब लगता है कि यार इतिहासकार इन छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, और बिना इनकी तरफ ध्यान दिए कैसे लिख देते हैं कि महाराणा प्रताप का आसपास के किन्हीं राजाओं ने साथ नहीं दिया था। ध्यान रखने वाली सी बात है। इसे दत्तानी से जड़ी हुई बात थी। वैसे अपने काम की बात थी कि दत्तानी का युद्ध याद करना, 1583 में सुल्तान की सेना अकबर की सेना को हरा देती। आगे बढ़ते। लिखा हुआ है दोहा, जो मैंने दुरसा आढ़ा वाला दोहा बोला था, जो सैनिक के सामने बोलते हैं, वो तो यह है, डर रावा जैसे डूंगरा वृद्ध पोता सत्रहान, समरे मरण सुधारी और चौथों का चौहान। वो जो विरुद्ध क्षेत्रीय वाले दो हैं तो वो थोड़े यहाँ पर इन लोगों ने ज्यादा लिख दिए। मैं और अर्थ बता दूं आपको इनके। मैंने एक दो तो मैंने बोले ही। ऊपर एक दो लिखा, अकबर किना याद हिंदू नरप हाजिर हुआ। नरप मतलब राजा। अकबर ने याद किया, हिंदुओं के सारे राजा हाजिर हो गए, साहब आ गए। मेद पाट मरजाद, याद कीजिए पहली क्लास को जब हमने पढ़ा था कि मेवाड़ के पुराने नाम बताइए, और आपने याद किए होंगे मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। दुरसाहडा उसी मेदपाट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मेवाड़ के लिए, मेदपाट मरजाद। लेकिन मेदपाट या मेवाड़ की वो मर्यादा
आयो न राणा प्रताप सिंह। वो जो प्रताप सिंह जो मेदपाट की मर्यादा है वो हाजिर नहीं हुआ, बाकी सब तो हाजिर हो गए थे। और दो आएंगे, सुख हित सियाल समाज हिंदू अकबर बसुआ। सुखों को प्राप्त करने के लिए, अपना हित लाभ देखने के लिए सियारों जैसे वो राजा अकबर के वश में हो गए। सियार पड़ा पड़ा सब कुछ चाहता है, अकबर के वश में चले गए वो। रोसिलो मृगराज, मृगराज शेर को कहते हैं, लेकिन वो रोष में भरा हुआ मृगराज, वो सिंह परवश रहना प्रताप सिंह। वो रोसिला मृगराज प्रताप सिंह किसी की स्वतंत्रता झेलने के लिए तैयार नहीं था। और दुआ, अकबर पत्थर अनेक भूपत कई भेड़ा करया। भूपत मतलब फिर राजा। अकबर ने खूब सारे राजाओं को इकट्ठा कर लिया था, पर भाटे थे सारे, पत्थर थे वो, हाथ न आयो एक। पर वो जो पत्थरों का सिरमौर, जो पारस का पत्थर था, जो लोहे के टच करे तो सोना बन जाता है, वो पारस का पत्थर प्रताप सिंह उसके कभी हाथ नहीं आया था। हाथ ना आयो एक पारस राणा प्रताप सिंह। ये मैंने आपको सुना है, अकबर नीर था, मैंने समद बोला, इसने नीर लिख रखा है। अकबर समद अथाती है डूबा हिंदू तुर्क, मेवाड़ो तिणमाय पोयण फूल प्रताप सिंह। अकबर गहरा समुद्र है, गहरा पानी है, जिसमें हिंदू और तुर्क सारे डूब गए हैं, मतलब सबने अधीनता स्वीकार कर ली है। मेवाड़ का प्रताप सिंह कमल के फूल की भांति तैर रहा है, पोयण का मतलब कमल है। अकबर ये एकर या इकबार दागल की सारी दुनिया, उसने सारी दुनिया के घोड़ों के दाग लगा दिए। अणदागल असवार रहे हो राणा प्रताप सिंह, लेकिन वो प्रताप सिंह उसके घोड़े पर दाग नहीं लगा। उपाधि क्या है? अणदागल। उपाधि क्या है? कमल का फूल। उपाधि क्या है? परस का पत्थर। उपाधि क्या है? रोशिलो मृगराज। उपाधि क्या है? मेदपाट मर्जाद। ऐसी 76 उपाधियां उसने अपने दोहों में दी, इसलिए किताब का नाम है विरुद्ध छहत्री। एक किताब हमने पढ़ी थी, राव सुल्तान कवित दुर्सा आढ़ा की पुस्तकें, याद रखना भाई। यहां से क्वेश्चन बनेंगे तो दुर्सा आढ़ा से क्वेश्चन बनेंगे, मेंस में भी पूछ ले, प्री में पूछ ले। मानसिंह द्वितीय ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं, एक याद रखना है, इसके टाइम में तलवारें बहुत प्रसिद्ध हुई थी। वैसे तो कहा जाता है कि सिरोही की तलवारें बहुत 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 पुराने समय से प्रसिद्ध रही है। मैंने तो किसी से यह भी सुना था कि सिरोही का मतलब ही तलवार होता है, सिर प्लस उही, सर को उड़ाने वाली। इसका मीनिंग ही तलवार है। वहां की धरती ऐसी है, वहां के कोई लोहार ऐसे रहे होंगे, ऐसा पेनापन देते होंगे कि वहां की तलवारें सबसे प्रसिद्ध रही। पर मानसिंह के टाइम में वहां पर और एक नई तलवार कोई प्रसिद्ध होती है, जिसका नाम ही मानशाही तलवार पड़ गया था। इसे खुद को तलवारों का शौक था, इसने कोई स्पेशल तलवार चलाई थी, इसे मानशाही तलवार कहा जाता है। मैं परसों कहीं फेसबुक पे पढ़ रहा था कि सिकंदर और पोरस के बीच में जब युद्ध होता है, पोरस युद्ध के अंदर हार जाता है, उसके बाद सिकंदर और पोरस जब आमने सामने बैठते हैं संधि के लिए, तो एक दूसरे की योद्धा शक्ति को वो परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एक बड़ा सा ठूंठ लाया गया, एक पेड़ लाया गया, और कहते सिकंदर ने उस पेड़ को काट दिया, तलवार के एक ही झटके से काट दिया, और कहा पोरस तुम ऐसा कर सकते हो क्या? पोरस ने कहा कि सिकंदर तुम शायद हमारी तलवारों के बारे में जानते नहीं। सिकंदर ने अपने तलवार की तारीफ की, ऐसी ऐसी तलवारें हैं हमारे पास। पोरस ने अपनी सिरोही की वो तलवार रखी वहां पर, एक बहुत महीन कपड़ा, रेशम का कपड़ा हवा में उछला, कपड़ा तलवार पर आकर गिरा और दो टुकड़े हो गए। वो पैनी धार वाली सिरोही की तलवारें जो आज भी लोग शादी ब्याह के अंदर रखना पसंद करते हैं। आप में से यदि कोई सिरोही का है तो मेरी बात की पुष्टि करे और बताए कि क्या वाकई अब भी सिरोही के अंदर वैसी ही तलवारें मिलती है। मानसिंह के टाइम में वो ज्यादा पॉपुलर हुई होगी, इसलिए मानशाही तलवार उनका नाम पड़ गया था। एक बात यदि आपको याद आती है तो मैंने बताया था कि जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के महाराजा थे, उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब उनके बेटे अजीत सिंह को राजा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर सिरोही के कालिंद्री गांव में जगदेव पुरोहित के घर पर रखता है, तथा मुकुंदास खिंची को उनकी देखरेख के अंदर रखा जाता है। उस समय सिरोही का जो राजा था वो बेरिसाल था, तो आप कह सकते हैं कि इसने अजीत सिंह को शरण दी थी। अजीत सिंह जोधपुर को शरण दी थी। कहां पर क्या दी थी, ये बात हम तमाम बातें पढ़ चुके हैं। उस समय भी आपके कईयों के मन में आया होगा कि यार सिरोही में ले जाके रख दिया तो सिरोही में कौन राजा रहा होगा। आज मैं उसका उत्तर दे देता हूं कि सिरोही का वो राजा बेरिसाल था, जिसने जोधपुर के अजीत सिंह को कालिंद्री गांव के अंदर रखा था। फिर एक राजा है शिव सिंह, जो कि 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है।
ब्रिटिशर्स के साथ अंग्रेजों से संधि करता है 1823 में। शिव सिंह नाम का राजा था। अक्सर हमने जितनी संधियां पढ़ी कि मेवाड़ ने संधि कब की, 1818, जोधपुर ने संधि कब की, 1818, बीकानेर ने संधि कब की, 1818। आगे हम करौली, कोटा पढ़ेंगे, किशनगढ़ पढ़ेंगे तो हम कह देंगे 1817। तो राजस्थान की रियासतों ने 1817-18 में संधि कर ली थी। मैंने आपको कारण भी बताया था कि मराठे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों से हार रहे थे, तो मराठों को डिसाइसिव डिफीट देने के बाद अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि तुम्हारा किन किन क्षेत्रों पर कब्जा है, और जब उन्होंने राजस्थान की तरफ इशारा किया कि हम वहां से भी लूटपाट करके टैक्स लेकर आते हैं, तो अंग्रेज अपने राजस्थान के राजाओं के पास आए। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स का एक दूत चार्ल्स मेटकॉफ अपने राजाओं के पास में आया और उसने अपने रियासतों के साथ संधियां कर ली। इसलिए अपने राजस्थान की तमाम रियासतें 1817 और 1818 के अंदर संधि कर लेती है, पर सिरोही तो 1823 में कर रही है। इवन आपको यह भी मिल जाएगा कि यह अपनी अंतिम रियासत थी राजस्थान की जिसने अंग्रेजों से संधि की थी, या अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी, तो आप पढ़ेंगे सिरोही। इवन किताब वाले यह भी लिख देते हैं, और सिरोही 1823 तक अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, और सिरोही ने 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि की। अपने लगता है यार जोरदार। मेलिसन वाली बात पुनः याद आती है, जब मेलिसन कहता है कि ना वो मुगलों के, ना राठौड़ों के, ना मराठों के अंडर में रहे, तो अपने लगता है यार 23 तक तो अंग्रेजों के अंडर में भी नहीं आए थे। बाकी वाले जब 17 और 18 में भरभरा कर गिर रहे थे, तो सिरोही 23 तक जिंदाबाद खड़ा था। पर नहीं, बात दूसरी है। 1818 में जब मारवाड़ ने संधि की थी, तो मारवाड़ का राजा था मानसिंह, इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञाता मानसिंह। जेम्स टोड राजस्थान में आया हुआ, और जेम्स टोड बहुत अच्छा दोस्त, मानसिंह का दोस्त बना हुआ। अंग्रेजों ने जब मानसिंह के साथ संधि की, तो मानसिंह को कहा भाई तू कहां का राजा, उसने कहा मारवाड़। कहा इस मारवाड़ में आते कौन कौन से इलाके, उसने कहा जोधपुर, ये पाली, नागौर, फिर बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये सारा हमारे अंडर में आता है। जबकि सिरोही उनके अंडर में आता नहीं था। सिरोही बेचारी स्वतंत्र रियासत थी अलग से, पर छोटी सी रियासत थी। उसने अपने मैप में दिखा दी कि इधर ये है, हमारी साइड में ही है। अंग्रेजों ने कह दिया कि साहब ठीक है। अब सब रियासतों ने संधि कर ली, सब अंग्रेजों के साथ में साइन कर रहे हैं बैठ बैठ के। सिरोही वाले शिव सिंह भी सोचे कि यार अपने को भी अंग्रेजों के साथ संधि करनी चाहिए। एकदम काले कोट पैंट सिला के एकदम तैयार होके बैठे कि आए अंग्रेज, संधि करवाए अपने से भी, अपने अंग्रेजों से बातचीत करें। बड़ी शक्ति के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहता। ये गठबंधन आज के पॉलिटिकल पार्टी जैसे गठबंधन है कि बीजेपी या कांग्रेस आज की बड़ी पार्टी है, तो कोई छोटी पार्टी इनके साथ जुड़ना चाहती है। उस समय यह स्थिति अंग्रेजों की थी, देश में पॉलिटिकल अलायंस हुआ करते थे उनके। पर अंग्रेज सिरोही जा ही नहीं रहे, तो सिरोही वाले अंग्रेजों के पास गए। सब ध्यान किधर है, सिरोही इधर है। अंग्रेजों ने कहा तो यार सबके साथ संधि कर ली, हमने कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं, हमारे साथ संधि नहीं कर रहे आप। अंग्रेजों ने कहा कहां है तुम्हारी रियासत, का सिरोही ये रही मैप में। अंग्रेज हंसे, अंग्रेजों ने कहा अच्छा हमें मिले सुबह से और कोई मिला ही नहीं, क्यों क्या हुआ सर, ये मारवाड़ में आता है, मानसिंह से संधि कर ली, मानसिंह ने कहा हमारी टेरिटरी। और शिव सिंह ने समझा अरे नहीं सर, झूठा आदमी है, एकदम झूठा है। और मैं बताता हूं आपको, हमारा निशान अलग है, हमारी रियासत अलग है, हमारा इतिहास अलग है। और पूछो तोड़ पूछो सर, ये तो इतिहास लिखते हैं ना, इनसे पूरा पूछ लो। तोड़ने किताबें देखी, तोड़ने कहा कि हाँ यार ये रियासत तो अलग है, ये तो इनके अंडर में नहीं आई। और मानसिंह को कहा कि यार नहीं, अंडर में तो नहीं है। मानसिंह ने कहा कैसे नहीं है, अभय सिंह अहमदाबाद में युद्ध करने के लिए गए थे, तो सिरोही वाले अंडर में गए थे, हमारे अंडर में है कि नहीं। तोड़ने कहा कि ना मुन्ना ना, अभय सिंह मुगलों के सेनापति के रूप में गया था, और सिरोही वाले बेचारे मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे। अब मुगलों ने यदि अभय सिंह को सेनापति बना दिया, नीचे जाना ही पड़ेगा। कहा नहीं, इससे पहले एक बार सिरोही का राजा कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, और तब वो हमारे मारवाड़ में लिख के गया था कि सिरोही तुम्हारे अंडर में देता हूं। तोड़ हिस्ट्री का जानकर तोड़ने का ना, उसको है ना बेचारे को अकेले को देख के पकड़ लिया था आपने, और पकड़ के जबरदस्ती उसे साइन करवा लिए थे कि मारेंगे वरना साइन करिए यहां पे। बाकी जैसे वो सिरोही गया था, सिरोही जाते ही उसने उस कागज के लप लगा दी थी, उसने कहा बत्ती बना लो इसकी, और ये सिरोही तुम्हारे अंडर में नहीं है, हम इससे अलग से संधि करेंगे।
तब जाके आपके 1823 में अलग से संधि किसके साथ की गई थी? तो सिरोही के साथ की गई थी, शिव सिंह के साथ में अलग से संधि कर ली गई थी। ये भाई सिरोही का इतिहास है। सीधी सीधी छोटी छोटी सी बातें हैं, सीधे सीधे फैक्ट है, आप याद रख लेना थोड़ी बात। एक और पढ़ लेते हैं अपने, बूंदी और पढ़ लेते हैं। चौहान पढ़ रहे हैं तो बूंदी के चौहान भी पढ़ लिए जाए। हमने पढ़ा कि जिस प्रकार जालोर में चौहानों की सोनगरा शाखा थी, सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा थी, वैसे जो बूंदी में चौहान थे ये थे हाड़ा। ये भी नाडोल वालों से निकली हुई एक शाखा थी कि नाडोल वालों में कोई एक भाई हुआ था हर राय, उस हर राय के जो वंशज हुए वो हर राय के वंशज हाड़ा हो गए। नाडोल वालों से ये निकले, नाडोल वालों से जालोर, जालोर से सिरोही और नाडोल वालों से आपके बूंदी वाले निकल के गए, हाड़ा चौहान थे। मैं फिर इस बात पर इंफेसाइज करता हुआ आपको कहता हूं, आपसे कोई पूछेगा कि बूंदी में कौन सा वंश है और आप फटाक उनको जवाब दोगे कि हाड़ा, पर रुकना, वंश चौहान है। उन चौहानों की एक ब्रांच है जिस ब्रांच का नाम हाड़ा है। ध्यान रखना, हाड़ा वंश मत बता देना किसी को। चौहान वंश है, उस चौहान वंश की एक ब्रांच का नाम हाड़ा है। जालोर में कौन सा वंश? चौहान, उनकी ब्रांच सोनगरा। सिरोही में कौन सा वंश? चौहान, उनकी ब्रांच देवड़ा। बूंदी में कौन सा वंश? चौहान, उनकी ब्रांच हाड़ा। तो मुझे एक किस्सा याद है, मेरे एक दोस्त बूंदी के, पहले फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में, आजकल तो अभी जब रिजल्ट आ ही रहे हैं, आजकल डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाते हैं कि रिटर्न एग्जाम दिया और सिलेक्शन हो गए। पहले फर्स्ट ग्रेड में इंटरव्यू और हुआ करता था। हमारे एक मित्र बूंदी के रहने वाले और फर्स्ट ग्रेड का इंटरव्यू देने के लिए गए। आरपीसी वालों ने, आरपीसी इस मामले में बहुत भली है अपनी ना, इंटरव्यू में इतने सरल सवाल पूछते हैं जिसकी हद ही नहीं। और शुरू में तो एकदम ही सरल पूछते हैं, आपको पूरा कंफर्ट फील करवाने के लिए ऐसा किया जाता है उनके द्वारा। ये माहौल ही रहता है इंटरव्यू के लिए, क्या तैयारी करें। बाकी बहुत करंट के, आपके जिले के, आपके एजुकेशन के, आपकी नौकरी के सिंपल सवाल पूछते रहते हैं। देखो एक बात वो जानते हैं कि यार ज्ञान की परीक्षा नहीं लेनी, ज्ञान तो प्री और मेंस में आ गया, तो इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बोलने का तरीका, आसपास की चीजों के बारे में जानकारी केवल वो चेक की जाती है आपसे। तो साधारणतः तो अपने आरपीसी में रूल ये है कि आरपीसी में जब भी कोई इंटरव्यू देने जाता है तो उसके पास में नाम और रोल नंबर अंदर नहीं जाते हैं। बंदे के जो नाम और रोल नंबर होता है वो अंदर नहीं जाते। आरपीसी वाले जो होते हैं उनके पास में, जो अंदर बंदे बैठे होते हैं, उनके पास में आपकी 10th, 12th और ग्रेजुएशन की जानकारी होती है, कहां से की और कितने परसेंटेज है। तो अक्सर आपको वो जाते ही उनके सामने पेपर पड़ा है, आप बैठ के जाके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके, फिर भी वो आपसे पूछेंगे, अच्छा तो 10th भीलवाड़ा से किया है आपने, कितने परसेंटेज आए थे? आप कहते हो साहब 76% आए थे। क्या नाम था स्कूल का? आपने अपनी स्कूल का नाम बताया, सरस्वती बाल विद्या निकेतन स्कूल का नाम था। गुड 76, अच्छे। पर ये 12th कोटा से क्यों कर लिया आपने? आप जो भी अपना रिप्लाई करते हो सर कोटा पापा का ट्रांसफर हो गया था, या 11th में मैं कोटा में कोचिंग करने चला गया था इसलिए वहां पे रहता। पर परसेंटेज कम कैसे हो गए? 67 ही हो गए तुम्हारे तो। आप ही रिप्लाई करते हो सर वो मैं उधर मेडिकल की तैयारी की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग गया था, इधर ध्यान नहीं दे पाया, जो आपका रीजन होता है, बीमार हो गया था। वो बहुत कंफर्ट फील करवाते हैं आपको। तो वैसे ही उनसे पूछा गया उनके 10th, 12th, ग्रेजुएशन बूंदी से। अब बूंदी क्यों? बूंदी में राजा होते थे क्या? जी सर। अच्छा कौन सा वंश था बूंदी में? उन्होंने कहा हाड़ा। उन्होंने यही सुना था, आसपास में हाड़ाओं की संख्या देखी थी, हाड़ी रानिया नाम सुना था, हाड़ा राजा नाम सुना था, हाड़ा है। इंटरव्यू वाले ने वापस कहा कि नहीं जेंटलमैन, थोड़ा सोच के बताओ, इतना जल्दी जवाब मत दो, मुझे लगता है तुम गलत बोल रहे हो। तो अपने फिर सीखा होता है कि इंटरव्यू वाले आपको फंसाने की कोशिश करते हैं और ऐसे आपको इधर उधर की लपके दिलाते हैं, बीच में अपना कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, उन लगाए वैसे फंसा रहा होगा अपना। हालांकि वो बेचारे ऐसा भी नहीं करते, उनको फंसा के कौन सा आपसे युद्ध जीतना है यहाँ पे, वो आपको उल्टा क्ल्यू देते हैं, इसमें से देख ले आंसर आए तो। उनका नो सर श्योर। बूंदी में हाड़ा डायनेस्टी थी। इस बार इंटरव्यू वाले ने थोड़े गंभीर लहजे के अंदर कहा, जब मैं कह रहा हूं नहीं थी, दूसरा बताओ कौन सा था वंश वहां पे? अगला बंदा फिर नहीं समझा और अगले बंदे ने फिर कहा कि सर मैं तो बूंदी का ही हूं, मुझे तो पता ही है वहां पे हाड़ा वंश ही था। हाड़ा है सर, आप गलत बोल रहे हो। आप इंटरव्यू में कुछ भी कीजिए, सही जवाब दीजिए, गलत जवाब दीजिए, पर जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए।
उस समय उसका ईगो हर्ट हुआ। अच्छा तो मुझे बताओगे? उसने कहा कि जेंटलमैन सवाल तो तुम्हारा गलत ही है, उत्तर मैं दे देता हूं कि बूंदी के अंदर चौहान वंश था। फिर उसने सवाल पूछे नहीं, बाकियों का कि तुम पूछ लो। फेल कर दिया था उनको इंटरव्यू में, बहुत मिनिमम नंबर दिए थे। कहानी दो बात बताती है, किस्सा दो बात बताता है कि बूंदी में चौहान वंश है, हाड़ा नहीं है। दूसरा यह है कि इंटरव्यू वाले से उलझना नहीं है। भले ही आपका जवाब सही हो, आपको पता है 100% पता होगी सही है, फिर भी अगला यदि जिद कर रहा हो तो कह देना चाहिए कि सर मैंने किताब के अंदर ऐसा ही पढ़ा था, बाकी आप विद्वान हो, आप ज्यादा जानकार रखते हैं इस बारे में, हो सकता है सर आप वाली बात सही हो, मैं चेक कर लूंगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 10 सवाल नहीं आए, 10 सवालों में यदि आप सॉरी 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 बोलते हो, नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप यदि यूं गलत जवाब देते हो, अड़ते हो उन पे, वो आपकी पर्सनैलिटी के दूसरे पहलू दिखाते हैं कि आप में पोलाइटनेस नाम की चीज नहीं है, स्टबरन एटीट्यूड है आपका, नहीं झलकना चाहिए। तो बूंदी में कौन सा वंश था? अब इस कहानी की बात तो आपको याद रहना चाहिए कि बूंदी में चौहान वंश था, और चौहान वंश की ब्रांच कौन सी थी? हाड़ा ब्रांच थी। कहते हैं बूंदी का नाम बूंदी क्यों है? तो कहते हैं यहां पर बुंदा मीणा थे कोई, पहले यहां पे मीणा जनजाति का अधिकार हुआ करता था, और हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में 2 स्थानों पर मीणा जनजाति का अधिकार रहा था, एक आमेर और एक बूंदी। तो बूंदी का नाम ही बुंदा मीणा के नाम पर पड़ा था। इवन कुंभा के टाइम का जो रणकपुर का अभिलेख मिला हमें, कुंभा के टाइम का रणकपुर में अभिलेख मिलता है एक, वो रणकपुर अभिलेख में बूंदी का हालांकि नाम मिलता है अपने को वृंदावती। तो कई तो कहते हैं भाई पहले वृंदावती ही था, उससे अपभ्रंश होता होता बूंदी हो गया। कुछ कहते हैं नहीं, बुंदा मीणा यहाँ के जमींदार थे बड़े, तो उनके नाम पर इसका नाम बूंदी हो गया। कुल मिला के उन मीणा राजाओं को हरा के नाडोल वाले चौहानों में से एक व्यक्ति देवा 1241 में जेता मीणा को हराकर यहां बूंदी पर अधिकार कर लेता है। तो बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन स्थापित करने वाला बंदा कौन था? तो देवा था, जो 1241 में जेता मीणा को हराकर बूंदी पर अधिकार करता है। इतनी बात। कालांतर में जब बूंदी पर अधिकार हो गया तो बूंदी के एडजॉइनिंग पार्ट कोटा, इधर मीणा जनजाति थी, इधर भील जनजाति, कोटिया शाखा के भीलों की वजह से उसका नाम कोटा पड़ा। देवा का बेटा जो जत्र सिंह है ये आगे बढ़ता है इधर से, और 1274 में कोटा पर अधिकार कर लेता है और कोटा को बूंदी में मिला लेता है। अब कोटा भी बूंदी का पार्ट बन गया था। 1241 में देवा जेता मीणा को हराकर बूंदी पर अधिकार करता है। बंबावदा नाम का एक गांव पड़ता था, वहां का सामंत था वैसे ये देवा, बंबावदा का सामंत था। थोड़ी शक्तियां बटोर के एक और दूसरे बड़े जमींदार जेता मीणा को हराकर बूंदी पर कब्जा करता है। उसका बेटा जत्र सिंह थोड़ा आगे बढ़ता हुआ, या उसका कोई भी जो उत्तराधिकारी बना हुआ आगे बढ़ता हुआ, कोटिया शाखा के भीलों को हराकर कोटा पर कब्जा कर लेता है। अब थोड़ी शक्तियां जब आने लगी तो आगे के राजा बरसिंह भी आता है, वीर सिंह भी आता है। 1354 में बूंदी में एक किला बनाता है, गढ़ बनाता है, फोर्ट बनाता है, जिस फोर्ट का नाम रखा गया तारागढ़। दूर से देखो तो ऐसा लगे कि झील में कोई तारा चमक रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? तारागढ़ नाम रख दिया गया था इसका। आपके दिमाग में मुझे पता है हाथों हाथ आ गया होगा कि सर अजमेर वाले किले का नाम भी तारागढ़ है। जी हाँ, उसका नाम भी तारागढ़ है। हालांकि उसका नाम पहले अजय मेरुगढ़ था, क्योंकि अजय राज ने बनवाया था, पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज अपनी रानी तारा सोलंकी को यहां पर रखता था, इसलिए इसका नाम उसने तारागढ़ कर दिया था। और बूंदी वाले को तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि दूर से देखने पर तारे जैसा दिखाई देता है, इसलिए तारागढ़ है। बहुत बार आरपीसी द्वारा पूछा गया सवाल है कि राजस्थान में तारागढ़ के किले कौन कौन से स्थानों पर स्थित है? अजमेर और बूंदी। 3 बातें सीधी सीधी। देवा ने बूंदी जीती, जत्र सिंह ने कोटा जीता, बरसिंह ने किला बनवाया, नाम उसका तारागढ़ है। ये बूंदी का किला है, तारागढ़ का किला है। ऐसा कहते हैं कि तारागढ़ का किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति मतलब दीवार, मूरल पेंटिंग्स, दीवारों पर जो चित्र बने रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए हैं। या तो शेखावाटी की हवेलियां अपनी मूरल पेंटिंग्स के लिए फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, या बूंदी का तारागढ़ किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हमने एक चित्र वहां से उठाया जो बूंदी के किले की उन दीवारों पर भित्ति चित्रों के रूप में सुसज्जित है, अलंकृत है।
आप देख लेना, और हम चित्रकला पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। पर मैं चाहता हूं कि जब मैं चित्रकला पढ़ाऊं और मैं बुंदी की चित्रकला शुरू करूं तब आपके कम से कम इतना वाकया, यह चित्र तो आपके दिमाग में उभर कर सामने आए। फिर एक राजा सुरजन, कहीं बात आपने मेरे से सुनी होगी कि कल्ला रायमलोथ की जब मैं बातें कर रहा था तो मैंने कहा था कि अकबर के दरबार में सुरजन ने अपनी पुत्री भानकंवर की शादी बातों ही बातों में कल्ला रायमलोथ के साथ कर दी थी। और बाद में जब सिवाना का दूसरे साके में 1589 में कल्ला रायमलोथ केसरिया करता है तो उस भानकंवर नामक युवती ने, जो कि सुरजन की बेटी थी, बिना शादी किए केवल सगाई हुए भी वहां पर आके जोहर कर लिया था। वही सुरजन है। अकबर 1567-68 में मेवाड़ पर जब आक्रमण करता है, उदय सिंह को हराने की कोशिश करता है, लेकिन उदय सिंह को अधीनता नहीं स्वीकार करवा पाया, बल्कि चित्तौड़ के किले पर उसका भले ही अधिकार हुआ हो, लेकिन जयमल और पत्ता के नेतृत्व में मात्र लगभग 8000 लोगों ने अकबर की सेना के 40,000 लोग मार दिए थे। तो अकबर को लगा यार मेवाड़ का राजा तो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा, पर मेवाड़ के राजा की टेरिटरी में बूंदी वाले न आया करते थे। बूंदी वालों पर कहीं ना कहीं मेवाड़ वाले मानते थे कि हमारा अप्रत्यक्ष शासन है यहाँ पर। उसे लगा यार बूंदी वालों को पहले तो मेवाड़ से अलग किया जाए, इनको पूरी तरीके से। बूंदी वालों के पास तब एक किला हुआ करता था रणथंभोर। रणथंभोर का किला तब बूंदी वालों के पास में था। मेवाड़ बूंदी वालों के पास में आता जाता से किला रहा था। 1569 में अकबर रणथंभोर पर अटैक कर देता है। उस समय सुरजन के पास है। अटैक किया, सुरजन रणथंभोर में आकर लड़ता है अकबर से। अकबर की तरफ से आमेर के राजा जो भगवंत दास जी थे, जिनके लिए हम पढ़ चुके हैं कि वो प्रताप को समझाने के लिए गए थे, लेकिन प्रताप नहीं माना था। सुरजन को समझाने के लिए जाते हैं, सुरजन मान जाता है। उन्होंने सुरजन को समझाया कि यार क्या पड़ा है लड़ाई में, छोटे राजा हो और अकबर के सामने पार वैसे नहीं पड़ेगी, इससे अच्छा है यार संधि कर लो। ठीक। तो भगवंत दास जी के समझाने पर 1569 में जो सुरजन था वो संधि कर लेता है। उस समय अकबर ने यहां रणथंभोर पर आक्रमण किया था 1569 में। तो 1569 में बूंदी के राजा सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीच में मैं कहीं एक बात बता रहा था आपको कि जब सुरजन ने संधि की थी तो सुरजन ने उसमें लिखा था कि मैं अटक नदी के पार कभी नहीं जाऊंगा। ये उसी संधि की मैं बात कर रहा हूं जो 1569 में सुरजन करता है। अकबर बड़ा राजी हुआ। अकबर ने 5000 का मनसबदार बनाया सुरजन को। 26 परगने, नए 26 परगने बूंदी के पास दिए, ये तुम रखो। 26 परगने बनारस के पास दिए। फिर बनारस में इसकी तो डेथ हुई थी, उधर बनारस ही रहता था, अकबर ने इसको वहां पर भेज दिया था, बनारस रहे। ये तो याद रहे नहीं रहे, अपने याद रखना कि बूंदी के राजा सुरजन ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1569। किसके कहने पर की थी? तो आमेर के भगवंत दास। उस समय अकबर ने कहां पर अटैक किया था? तो रणथंभोर। इसी ने आपके द्वारिका में रणछोड़ मंदिर बनवाया था। सुरजन ने द्वारिका में इस मंदिर की स्थापना की थी। गुजरात में जगह पड़ती है द्वारिका, यहां पर रणछोड़ मंदिर बनवाया था। भगवान कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है। जब कहा जाता है कि जरासंध के खिलाफ युद्ध छोड़कर भाग गए थे, रण छोड़ दिया था, इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। इन्हीं का एक दरबारी था चंद्रशेखर, जिसकी एक बुक की बात मैं पहले आपसे कर चुका हूं। जो बुक हमीर के उस प्रतापी हठी राजा हट हमीर पर लिखी गई, इसलिए नाम है हमीर हट। चौहान है, बूंदी वाले भी चौहान है, रणथंभोर वाले भी चौहान थे। इसलिए कहा होगा कि यार हमारे चौहानों में ढंका राजा और बड़ा कौन हुआ? उसने कहा हमीर रणथंभोर वाला। रणथंभोर का किला इनके पास था ही। तो इस रणथंभोर का जो किला अपने पास है, यहाँ पर जो हमीर हुआ था, किस बात के लिए फेमस था? तो हट के लिए, जिद के लिए, मोहम्मद शाह केहबुरू को नहीं देने के लिए तो किताब लिखते। तो इन्हीं के दरबार में रहते हुए चंद्रशेखर ने किताब लिखी थी हमीर हट। आगे पढ़ते हैं हम। बुद्ध सिंह। मेंस का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, देखना आप, जयपुर बूंदी विवाद। बूंदी के राजा थे बुद्ध सिंह। एक तो मैं पहले बात बता देता हूं, फिर क्या पता दिमाग से निकल जाए, अलग सी एक किताब है, इस विवाद में फंस जाएंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है नेह तरंग। आरपीएससी द्वारा पूछी गई किताब है। राजा कोई किताब लिखता है तो महत्वपूर्ण चीज हो जाती है अपने आप में। तो बुद्ध सिंह की एक किताब है नेह तरंग, ये याद रख लेना। अब मैं बात बताता हूं। इस बुद्ध सिंह की शादी आमेर में एक राजा हुए थे, जय सिंह, सवाई जय सिंह। 2-3 जय सिंह हुए थे। हम सवाई जय सिंह की बात करेंगे, आमेर पढ़ेंगे तब और ढंग से पढ़ लेंगे। और इनकी बहन थी अमर कंवर, उसके साथ में बुद्ध सिंह की शादी हुई थी।
कहते हैं बुद्ध सिंह की अपनी किसी भी रानी से बेटा नहीं हुआ। कई रानियां थी इसकी, एक अच्छावी रानी थी, उसकी सबसे प्रिय रानी थी, वो एक चुंडावत रानी थी, पर किसी भी रानी से बेटा नहीं हुआ, और बेटे होते भी मर जाते। बूंदी वालों ने कहा यार कल को बुद्ध सिंह मर गया, लड़ाइयां वड़ाइयां ज्यादा होती थी उस टाइम, तो बूंदी में राजा किसको बनाएंगे? तो सवाई जयसिंह से सलाह ली। सवाई जयसिंह उस समय भारत का बड़ा हिंदू राजा था, अपने आप में साड़ा था बुद्ध सिंह का। सवाई जयसिंह जी आप बताओ यार, ये सवाई जयसिंह की बहन लगती है अमर कंवर, इसकी रानी है। सवाई जयसिंह ने कहा मेरी मानो, भाई हाड़ा ही राजा बनना चाहिए बूंदी में, जब हाड़ों की है तो राजा तो वही बनेगा। और एक जगह पड़ती थी करवड़ बूंदी में, वहां करवड़ के कोई सामंत का बेटा था दलेल सिंह, सालिम सिंह नाम के सामंत थे, उनका बेटा था दलेल सिंह। कहा यार ये लड़का अच्छा, दलेल सिंह एग्जाम सारे देता है, टेस्ट वेस्ट एकदम देता है, लाइव क्लास में आता है, इसको बना दो दलेल सिंह को। कहते ये तो छोटे से ठिकाने का धनी है, तो हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत है, ये अगला राजा बनेगा, लो मैं मेरी बेटी की शादी इससे करता हूं। और सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। सवाई जयसिंह की बेटी का नाम था कृष्णा कंवर। सवाई जयसिंह को पता था भाई दलेल सिंह अगला राजा बनेगा, अगला राजा बनेगा तो अपनी बेटी पटरानी बन जाएगी, अपने हाथ में लड्डू रहे, अपनी बेटी तो मजे करे। तो उसने कृष्णा कंवर को दलेल सिंह के साथ शादी कर दी, दलेल सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बुद्ध सिंह के लिए वैसे भी कहते हैं थोड़ा अफीम वफीम ज्यादा खाया करता था, तो बुद्ध सिंह के शासन काल में दलेल सिंह को राजा घोषित कर दिया गया। सब राजा ये है दलेल सिंह। अब जब दलेल सिंह को राजा घोषित किया तो लोग तो दलेल सिंह को जाके पूछेंगे साहब अब क्या काम करना है क्या नहीं। बुद्ध सिंह की पूछ थोड़ी कम हो गई। दलेल सिंह राजा है, उसकी रानी जब कृष्णा कंवर है, सवाई जयसिंह की बेटी और है, तो रानी साहब कौन हो गई? कृष्णा कंवर। अब इस अमर कंवर की थोड़ी चलनी कम हुई। पहले अमर कंवर की खूब चलती थी, सवाई जयसिंह की बहन थी, कच्छावी रानी थी बूंदी में। भले बुद्ध सिंह की इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी अमर कंवर के साथ, चुंडावत रानी के साथ में ज्यादा अच्छी थी, फिर भी अमर कंवर यूं हैसियत रखती थी बूंदी के अंदर, चलती उसी की थी। पर अब चलने लगी कृष्णा कंवर की। है बुआ भतीजी आपस में सगी, एक सवाई जयसिंह की बहन है, एक सवाई जयसिंह की बेटी है, इन बुआ भतीजी में खटपट होने लगी। और अमर कंवर ने कृष्णा कंवर को कहा भाई ये क्या है, तू कैसे हर फैसले लेने लग गई, अभी तक तो मैं बैठी हूं, मैं लूंगी फैसले। और कृष्णा कंवर ने कहा कि बुआ जी अब मैं हूं, राजा दलेल सिंह है, पटरानी मैं हूं, साइड में बैठो। अमर कंवर को बड़ा गुस्सा है, उसने कहा अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी, नहीं नहीं आई तू बताएगी अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। अमर कंवर, ये सब इनके बीच में डिस्प्यूट चल ही रहा था। अमर कंवर के भाग खुले और बुद्ध सिंह जिसके बेटे होते ही मर जाया करते थे, उसकी किसी एक दूसरी रानी से एक बेटा हुआ और मरा और नहीं जिंदा रह गया, उमेद सिंह। आप ये देखिए इधर उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कि वह उमेद सिंह बनेगा, सॉरी दलेल सिंह बनेगा, बुद्ध सिंह बनेगा। अमर कंवर कृष्णा कंवर के बीच की लड़ाई चल रही है। दलेल सिंह राजा बनना चाहता है, अमर कंवर अपनी चलानी चाहती है, कृष्णा कंवर जो उसकी भतीजी है जो रानी है वो अपनी चलानी चाहती है। पर बुद्ध सिंह इन सब से बेखबर, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। अभी तक तो टाबर हो रहे हैं, डोकरा गए कोई बात नहीं, तुम राजवाज की बात करते रहो। बुढ़ापे में उमेद सिंह नाम का टाबर हुआ। अमर कंवर की आशाएं जागी और अमर कंवर की बनती नहीं कृष्णा कंवर के साथ, क्योंकि दलेल सिंह राजा तो कृष्णा कंवर रानी है। अब अमर कंवर ने कहा कि दलेल सिंह को राजा हमने इसलिए बनाया था कि बुद्ध सिंह के बच्चे नहीं थे, लेकिन अब यदि बुद्ध सिंह के असली उत्तराधिकारी हो गया उमेद सिंह, तो हम इस गोद लिए हुए को राजा क्यों बनाए? क्योंकि अमर कंवर यह बात जानती थी कि यदि दलेल सिंह को हटा दिया तो कृष्णा कंवर रानी नहीं बचेगी। भाई भलाई मर जाए पर भाभी को नखरो जड़ना चाहिए। वो जो महिलाओं वाली वो जो लड़ाई थी अब वो खुल के सामने आती हुई यहां पे अब। और अमर कंवर ने कहा कि अब हमारा राजा उमेद सिंह होगा। कृष्णा कंवर ने मैसेज अपने पापा सवाई जयसिंह के पास किया, पापा ये तो आपके जवाई साहब को हटा के उधर उमेद सिंह को टाबर ही है वो उसको राजा बना रहे हैं। कौन?
तो ये बुआ जी कर रहे हैं सारे काम यहाँ पे से। सवाई जय सिंह ने उधर से कहा मैं टांगे तोड़ दूंगा बूंदी वालों के, यदि मेरे जवाई को हटा भी दिया आपने तो। अमर कंवर को लगा अपना भाई है तो शक्तिशाली और डाकी मारे अपने को, किससे मदद ली जाए। उस समय मराठे नए नए भारत के अंदर प्रचंड तरीके से बढ़ रहे थे और मराठों का एक सरदार हुआ करता था मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर नाम का बंदा हुआ करता था। अमर कंवर मल्हार राव होलकर के पास में समाचार भेजती है कि आप आओ और हमारी सहायता करो। मल्हार राव होलकर आया और उसने पूछा क्या बात है, और उसे कहा गया कि हम उमेद सिंह को राजा बनाना चाहते हैं और सवाई जय सिंह दलेल सिंह को राजा बनाना चाहता है, तुम हमारी सहायता करो और उमेद सिंह को राजा बनाओ। मल्हार राव होलकर ने कहा पर अमर कंवर, सवाई जय सिंह तुम्हारा रियल ब्रदर है, भाई है तुम्हारा। अमर कंवर ने रोते हुए कहा कोई भाई नहीं है, कल मरता आज मरे, ऐसे भाई की जरूरत नहीं है, और मेरे भाई तो आज से तुम हो। राखी निकाल के और बांधी। मल्हार होलकर ने कहा कि ठीक है, इतने भावनाओं में नहीं बना, डोंट बी इमोशनल, हम तो पैसे लेके लड़ने वाले लोग हैं, पर तूने भाई मान लिया तो 101 रुपए की कमी कर देंगे, बता किसको राजा बनाना है। उनका साहब उमेद सिंह को बनाना है। मराठे पड़े जो यहां उमेद सिंह को राजा बना गए। मराठे निकले यहां से, सवाई जय सिंह को पता चला, आमेर से सेना लेकर गया, वापस दलेल सिंह को बिठा कर आ गया। हालांकि जब तक सवाई जय सिंह मरा नहीं था तब तक ये टसल चलती रही, कभी मराठे आगे उमेद सिंह को बनाने की कोशिश करते, सवाई जय सिंह दलेल सिंह को बना देता, पर सवाई जय सिंह ने भी हार नहीं मानी और वो लास्ट तक दलेल सिंह को राजा बनाने में कामयाब हो जाता है, और उस ज्यादातर टाइम तक दलेल सिंह ही राजा रहा था, पर फिर भी वो टसल इनके बीच में चलती रही, उमेद सिंह और इनके बीच में। फाइनली सवाई जय सिंह के मरने के बाद हम पढ़ेंगे कि उमेद सिंह को बेचारे को बूंदी का राजा बनाया जा सका था। तो याद रखना, आपने जयपुर बूंदी विवाद को पूछे तो याद रहे कि बुद्ध सिंह की रानी अमर कंवर सवाई जय सिंह की बहन थी। बुद्ध सिंह की किसी भी रानी से कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सवाई जय सिंह के कहने पर करवट ठिकाने के दलेल सिंह को बूंदी का राजा घोषित किया गया और सवाई जय सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कंवर की शादी दलेल सिंह से कर दी थी। कालांतर में बुद्ध सिंह की एक अन्य रानी से उमेद सिंह नामक पुत्र उत्पन्न हो गया। अतः उमेद सिंह तथा दलेल सिंह में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जिसमें मराठों ने एंट्री ली, जो कि अमर कंवर के कहने पर आए थे। मल्हार राव होलकर आया था। याद रखने वाली बात यह है कि राजस्थान की पहली रियासत है बूंदी जिसके इंटरनल अफेयर्स के अंदर मराठे आ गए थे। इससे पहले तक किसी भी रियासत के इंटरनल अफेयर में मराठों ने कभी इंटरफेयर नहीं किया था। आंतरिक हस्तक्षेप, इससे पहले वो था मराठे आते के लूटपाट करके कर वर लेके चले जाया करते थे, राजा बनाने के लिए पहली बार आए थे। ये अंदर पैर रखने का मौका उनको बूंदी ने दिया था। फिर तो इसके बाद मराठों ने लंका लगाई थी, खूब जगह पर वो ऐसे पक्ष ले लेके आते थे, यहां से रुपए लेके जाया करते थे। उनको ये पोल मिली कि यार ये वाला मामला ठीक है, एक भाई का पक्ष लो और उससे दूसरे वाले को हराओ और इससे रुपए लेके चले जाओ अपने। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसकी आंतरिक राजनीति मराठों के हस्तक्षेप का शिकार बन गई थी, बूंदी। तो ये वाला थोड़ा उमेद सिंह दलेल सिंह वाला मामला याद रखना। हालांकि सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उमेद सिंह को राजा बना दिया गया था और कहते हैं उमेद सिंह बहुत चमत्कारी टाइप का आदमी था, भगवान जाने इसने क्या चमत्कार दिखाए। इसको बाद में श्री जी के नाम से जाना जाता था, श्री जी बोलते थे और कहते हैं चमत्कारी बंदा था। क्या चमत्कार थे हम नहीं जानते, पर ये जयपुर बूंदी विवाद कोई पूछ ले तो याद रख लेना। अमर कंवर के बारे में मैंने बता ही दिया। सवाई जय सिंह की बहन बुद्ध सिंह की रानी जो उमेद सिंह को राजा बनाने के लिए मल्हार राव होलकर को अपना भाई बनाकर इनवाइट कर लेती है। कृष्णा कंवर मैंने बता दिया आपको, सवाई जय सिंह की बेटी जो दलेल सिंह के साथ जिसकी शादी की गई थी। फिर एक राजा और अपने विष्णु सिंह, कोई ज्यादा बात नहीं, 1818 के अंदर अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। बस इतनी याद रखना कि 1818 में इसने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो बूंदी का वह राजा जो अंग्रेजों से संधि कर लेता है तो विष्णु सिंह था। इतनी बात। चलो बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।